रिकॉर्ड करना है। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट साहब के पास में कॉम्पिटेंसी नहीं है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, और अगर वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट और ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, मतलब ए या क्लॉज बी में, क्लॉज ए में या क्लॉज बी के अंतर्गत अगर कॉग्निजेंस ली जाती है और वहां पर मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। उसका कोई असर नहीं होगा कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट नहीं। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब इनकॉम्पिटेंट थे और उन्होंने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया, मतलब इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया और वो इनकॉम्पिटेंट थे, ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस और कॉग्निजेंस ले लिया, इट विल विशिएट होल प्रोसीडिंग, सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो खराब हो जाएगी। इट विल बी विशिएटेड, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है विशिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ए और बी में आपने कॉग्निजेंस जो है ले लिया और आप कॉम्पिटेंट नहीं है, उसका कोई असर नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव। नाउ कम्स द सेकंड थिंग। जब भी आप सेक्शन 201 सबसेक्शन सी में कॉग्निजेंस लेंगे तो तुरंत के तुरंत एविडेंस लेने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड को इन्फॉर्म करें कि उसके पास राइट है कि वो इस केस को किसी और मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करा ले। देखो ऑब्वियस सी बात है, फेयर ट्रायल को हमें इंश्योर करना है। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू इंश्योर द फेयर ट्रायल। नाउ I am taking cognizance on the basis of my information, my knowledge. There might be chances of partial trial, impartial trial may be compromised, fair trial may be prejudiced। इसी वजह से जब भी मैजिस्ट्रेट साहब 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में कॉग्निजेंस लेंगे तो वो क्या करेंगे, व्हाट ही विल डू, he will inform the accused persons that they have the option to get the case transferred to another magistrate। और ऑब्वियस सी बात है ये एप्लीकेशन सीजीएम साहब के पास जाएगी, सीजीएम साहब जो है किसी और मैजिस्ट्रेट को वो केस जो है ट्रांसफर कर देंगे, टेक ओवर कर देंगे। दिस क्लियर और नॉट? ये दो बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पहली बात को आप लिख लीजिए इन केसेस लिखिएगा ज़रा, इन केसेस, in case of section 210 subsection 1 clause A and B, 210 1 A and B, even if the magistrate is not competent, even if the magistrate is not competent, it will not vitiate the proceeding, it will not vitiate the proceeding, proceedings vitiate नहीं होंगी। कहाँ मिल जाएगा आपको ऐसा लिखा हुआ? यू विल फाइंड इट इन सेक्शन 506, सेक्शन 506 के ई को देखेंगे आप तो आपको ये बात जो है, आपके बैरेट को ओपन कर लीजिए, ऑल्सो ओपनिंग इट फॉर यू।
irregular proceeding. 506. If any magistrate not empowered by law to do any of the following, namely, not empowered to take cognizance of an offence under clause A or clause B of subsection 1 of 210, erroneously in good faith does that thing. Erroneously in good faith does that thing. Erroneously in good faith. Good faith में आप ऐसा कर देते हैं. His proceeding shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered. कि आपके पास में ऐसी पावर नहीं थी, इसके बेसिस पर आपकी प्रोसीडिंग जो है खारिज नहीं कर दी जाएंगी, सेट असाइड नहीं. इज क्लियर और नॉट? आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है, फिर आगे लिखिएगा. बट इन केस ऑफ 210(1)(c), 210(1)(c, if magistrate is not empowered, it will vitiate the proceedings. It will vitiate the proceeding. It will vitiate the proceeding. Magistrate not empowered, it will vitiate the proceeding. लेकिन अगर सी का केस होगा, इंफॉर्मेशन नॉलेज के बेसिस पे आपने कॉग्निजेंस ले लिया और आपके पास पावर नहीं था, you are not empowered to take cognizance, you are not competent to take cognizance, and you have taken the cognizance, whole proceedings will be vitiated. सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो दूषित हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाएगी. सारी प्रोसीडिंग को एक तरफ करना. कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? 507 एक के में लिखा हुआ है. 507 के, ठीक है, 507 के देख लेते हैं जरा. इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. कौन कौन सी चीज देखो जरा. के मैंने बोला. takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section 210, his proceeding shall be void. उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी? शून्य होगी, void होगी, vitiate हो जाएगी, set aside की जाएगी. Is this clear or not? बताओ जरा. सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं? भाई पावर क्यों नहीं हो भाई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? पावर हो चाहे नहीं हो. अरे भैया मुंबई में होना चाहिए था कॉग्निजेंस. ले लिया दिल्ली वाले ने कॉग्निजेंस. क्या कर रहे हैं बताओ? आर यू एम्पावर्ड टू डू इट? नो, नॉट एम्पावर्ड. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने ले लिया. ही इज नॉट स्पेशली ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस बाय सीजीएम. उस ऑफेंस के लिए पावर नहीं दे रखी है सीजीएम साहब ने, आपने ले लिया. क्या करें अब? देखेंगे. 506 507 उसी इरेगुलरिटी को क्योर करने के लिए है. अरे ये बात समझ क्लियर है नहीं है? कोई डाउट इसको लेकर के? हम दूसरी बात पर आते हैं कि भाई अगर 210(1)(c) में आपने कॉग्निजेंस ले लिया है तो प्रोसीड कैसे करेंगे आगे? आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. वी विल कम टू इट. बट बिफोर दैट हम इस बात को और थोड़ा सा जान लें और थोड़ा सा समझ लें. कौन सी बात को? कि जो सेशन कोर्ट होता है वो जो है कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं. इसके ऊपर आप एक छोटी सी लाइन जो है लिख लीजिए. जनरली सेशंस कोर्ट will not take cognizance, but there are
बट देयर इज लिख लेना, देयर इज ऑल्सो, बट देयर इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू दिस रूल। Also accept, for example, section 222, section 222, section 220, दिस क्लियर। और मैंने बताया था कि और भी इनेक्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको ये पावर दी गई है, सेशन कोड को डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया था SC/ST एक्ट हो गया, NDPS, यहाँ पर स्पेशल पावर जो है दे रखी है, पॉक्सो में भी दे रखी है। तो उसके बारे में लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, तो भी लिख लीजिए। देयर आर सेवरल अदर एनेक्टमेंट्स, देयर आर सेवरल अदर एनेक्टमेंट्स where cognizance can be taken by, या cognizance has to be taken by, ऐसा लिखना, cognizance has to be taken by court of session। क्या CGM cognizance नहीं ले सकता है? CGM can also take cognizance, CGM साहब भी cognizance ले सकते हैं। कौन सा सेक्शन है उसके लिए? 212, लिख लेना आगे। CGM can take cognizance अंडर सेक्शन 212, 212 है या नहीं? ठीक है, बताओ ज़रा। बता दो भाई, क्या ना? अब मान लीजिए एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी गई जिसमें कोई ऑफेंस ही मेड आउट नहीं किया पुलिस ने, उसके बेसिस पे भी आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, क्लोजर रिपोर्ट के केस में हो जाता। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पे। 210(1) क्लॉज C में मैंने दो बातें बोली थी आपको, दो बातें याद रखनी। एक बात तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बात मैंने आपको कौन सी बताई कि भाई आपने कॉग्निजेंस उसके बेसिस पर लिया है तो ये देखना पड़ेगा कि आप एम्पावर्ड थे या नहीं थे। आप एम्पावर्ड नहीं थे, आपने कॉग्निजेंस ले लिया, द प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, प्रोसीडिंग जो है शून्य हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और मैंने दूसरी बात आपको बताई थी, जब भी आप 210(1) सब क्लॉज C में 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज C में कॉग्निजेंस लेते हैं तो आपको अक्यूज्ड पर्सन्स को इन्फॉर्म करना है दैट दे हैव दिस राइट टू गेट दिस केस ट्रांसफर्ड टू अनदर मजिस्ट्रेट टू इंश्योर द फेयर ट्रायल। बताया मैंने आपको। तो उसी बात के लिए आपको सेक्शन 211 जो है वो देखना है। देखेंगे आप सेक्शन 211। सेक्शन 211, when a magistrate takes cognizance of an offence under clause C subsection 1 of section 210, the accused shall, very important to note, accused shall before any evidence is taken, evidence लेने से पहले, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused, if there be more than one, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the judicial magistrate in this behalf। और अगर वो भाई ऑब्जेक्ट करेंगे तो CGM साहब जो है उस केस को जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है ऑन क्लॉज C,
he will inform the accused persons that they have this right, they are entitled to get this case be inquired by or tried by some other magistrate. ठीक है, देख लीजिए इस बात को. If in case of cognizance taken on the basis of information or knowledge ब्रैकेट में लिख लेना 210(1)(c) 210(1)(c), then section 191, then section 211. पहले 191 हुआ करता था, अब ये 211 हो गया. shall be complied with आगे लिखिएगा. Here accused has right to be informed. Of his right to get the case transferred. Yeah. Clear? Yeah. If he objects, आगे लिखिएगा, if he objects, then it shall be transferred by CJ. If he objects, then it shall be transferred by J and by ठीक है. क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, सभी को समझ में आ गया. अब देखो 212 मैंने बताया था आपको, 212 जो है CJM साहब कॉग्निजेंस, CJM साहब भी जो है वो भी तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही हैं, वो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं. देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है. एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट. एक मैजिस्ट्रेट से दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मेकिंग ओवर ऑफ केस. क्या बोलते हैं? मेकिंग ओवर. और यही केस अगर मैजिस्ट्रेट साहब से सेशन कोर्ट पे जाएगा, सेशन जज के पास जाएगा, तो जज साहब के पास जाएगा तो उसको बोलेंगे हम कमिटल ऑफ केस, कमिटिंग द केस. बात समझ आई या नहीं? अरे ना, बस यही बात है जानने की. और कुछ नहीं समझना है, इतना ही समझना है हमें. देखो ज़रा, तो मैं जो CJM साहब हैं, CJM साहब कॉग्निजेंस लेने के बाद केस को मेक ओवर कर सकते हैं दूसरे कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट. अब भाई CJM साहब कर सकते हैं तो CJM साहब खुद ना करने के बजाय किसी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बोल सकते हैं कि यही काम जो मैं कर रहा हूं कि कॉग्निजेंस लेने के बाद में किसी और को भेज दे रहा हूं, तुम ये करते रहो. और फिर जो है जो मैजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट क्लास है वो CJM की जगह ये काम करता रहेगा.
Any magistrate first class empowered in this behalf by chief judicial magistrate may, after taking cognizance, make over the case for inquiry or for trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold inquiry or trial. कोई बड़ी बात बताओ जरा, इस सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत? तो सीजीएम साहब कॉग्निजेंस लेने के बाद सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को ये पावर दे देंगे कि भाई साहब ये जो काम मैं कर रहा हूँ कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी और को ट्रांसफर करना केस, मेक ओवर करना केस, ये आप करते रहिए। अब इसके बाद बात आती है कि सेशंस कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेंगे, तो इसके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उनको केस कमिट किए जाते हैं। यही बात लिखी है आपकी 213 में, देखो जरा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग कोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन unless the case has been committed to it by a magistrate under, तो कमिटल करना पड़ेगा। कमिटल कौन से सेक्शन में होता है? 213 में। अब मान लीजिए 213 में कमिटल करा मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेकर के कमिट कर दिया था, केस सेशन जज साहब के पास में आ गया था। सेशन जज साहब चाहें तो बाद में और चार्जेस ऐड कर सकते हैं और केसेस और ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं और उन ऑफेंसेस को ऐड कर सकते हैं। अरे बस में बड़े जज साहब हैं, अननेसेसरली छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना है, लेकिन उनके पास पावर तो सारी ही है। अरे बात समझ। अब देखो सेशन जज साहब के पास में केस आ गया, अब सेशन जज साहब सारे के सारे केस तो खुद ट्राई करेंगे नहीं, एडिशनल सेशन जजेस को भी केस देंगे। अब बताओ जरा, मजिस्ट्रेट साहब के पास केस जा रहा था, उसको बोल रहे थे मेकिंग ओवर। मजिस्ट्रेट साहब के पास से केस सेशन जज साहब के पास जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं कमिटल। अब सेशन जज साहब अगर एडिशनल सेशन जज साहब को केस देंगे तो उसको दोबारा से क्या बोलेंगे? समानांतर लोग, मेकिंग ओवर अगेन। ठीक है, देखो जरा, एन एडिशनल सेशन जज शैल ट्राई सच केस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेक ओवर टू और ट्राई, और एज द हाई कोर्ट मे बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। अरे ये बात समझ। एडिशनल सेशन जजेस हैं वो कौन से केसेस को ट्राई करेंगे? तो जो मेक ओवर करे जाएंगे सेशन जज द्वारा उनको, या फिर जो हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा उन केसेस को आप जो है ट्राई करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बताइए जरा, हुआ क्लियर सभी को? बहुत 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 आसान सी बात, nothing here which is very complicated. Something which was complicated is section 210, some a little bit questions might be asked from that portion, but here questions are generally not asked, but yes, preliminary always there are chances कि आपसे question। Now 215, 216, 217, they are very very important, especially 215, 217, 218, they are very important. The reason is that ये means examination directly से जाते, बट आज जो है हमको हम करना सही नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा। अरे ये बात समझ में, क्या लगेगा? समय लगेगा। जैसे सगुन बोलती है टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं लगाते हैं। अभी हम चलते हैं लिमिटेशन, ये भी लिमिटेशंस हैं। 215 से आगे जो लिखा हुआ है वो लिमिटेशंस ही हैं। मानसी ने मीटिंग छोड़ दी, मानसी को लगा क्लास खत्म। तो आज नहीं करना, दूसरी चीज को तो आज पढ़ना है।
देखिए ज़रा, मैंने बोला आपको कि लिमिटेशंस पढ़ना है हमें, कॉग्निजेंस के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको कॉग्निजेंस लेते समय। तो 215 जो है वो लिमिटेशन है, 216, 270 दे आर ऑल लिमिटेशन। कि ऐसे केसेस आएंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी कोर्ट को किसी ऐसे केस का कॉग्निजेंस लेना है जहां पर जो अक्यूज्ड है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर है, तो ऐसे केसेस में, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो ऐसे केसेस में पहले परमिशन लगेगी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले परमिशन लगेगी, उसके बाद ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो इसी तरीके से 215 से लगा करके लगातार आपका 222 तक कंडीशंस बताई गई हैं, लिमिटेशंस डाली गई हैं ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस। उन लिमिटेशंस को, उन कंडीशंस को हम बाद में देखें, बट देयर आर अदर कंडीशंस, अदर लिमिटेशंस विच आर देयर ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस।